हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहले पार्ट में अपने 3 छोटे छोटे टॉपिक बाकी हैं। एक है शक, एक है कुषाण, एक हूण। तो इन तीनों जो लड़ाकू जनजातियों की हम बात करें, मध्य एशिया की जो जाति हैं, उनको पढ़ने के बाद में अपना जो पहला पार्ट है स्वर्णिम भारत, वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो आज हम बात करते हैं शक। तो देखो, शक कौन थे? तो शक जो थे ना, मध्य एशिया, तो भारत के ऊपर जो चीन वाली जो स्थिति है, जहाँ पर वर्तमान जो चीन है, ठीक है, उस क्षेत्र में रहने वाली एक जनजाति थी जो आक्रमण करने के लिए आती थी और लूट करके वापस चली जाती थी। तो एक प्रकार से मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति कौन थी? शक थी। और ये भारत में आई तो अपने उत्तर पश्चिम में एक दर्रे होते हैं कि घाटियों के बीच में, पहाड़ियों के बीच में तंग रास्ते होते हैं, जहाँ से एक प्रकार से हम बोलते हैं ना पगडंडी, तो उस प्रकार से ये दर्रे हुआ करते हैं। और इन बोलन दर्रे से ये शक कहाँ पर आ गए? भारत में आ गए। अब देखो, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कालकाचार्य, और कालकाचार्य इन्होंने शकों को क्या कहा? इनको कहा शक कुल। ठीक है, तो कालकाचार्य एक व्यक्ति थे, उन्होंने शकों को क्या कहा? शक कुल। भारत की बात करें तो भारत में ये जो शक थे वो कहाँ पर आकर के बस गए? तो सौराष्ट्र किस में आता है? वर्तमान गुजरात में। तो सौराष्ट्र क्षेत्र में ये जो शक थे वो आकर के स्थापित हो जाते हैं, वहाँ पर रहने लग जाते हैं। तक्षशिला में शक शासन की स्थापना मावेज। अब देखो, यहाँ सौराष्ट्र से कुछ जो व्यक्ति थे वो कहाँ पर पहुँच गए? तक्षशिला। तो ये पेशावर में पड़ता है, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। और इस तक्षशिला में शक शासन की स्थापना में 2 व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। एक का नाम था मावेज और दूसरे का नाम था एजीज। तो इस प्रकार से गुजरात से ये तक्षशिला भी पहुँच गया। कौन सा शासन? शक शासन। फिर मथुरा की बात करें तो मथुरा क्षेत्र में भी फैला कौन सा शासन? शक। तो मथुरा में फैल गए, पश्चिमी भारत में फैल गए, और महाराष्ट्र क्षेत्र में भी शक शासन जो था वो फैल गया। शक शासकों ने अपने लेखों और मुद्राओं पर शक संवत का क्या किया? उपयोग किया। तो शक शासक जो थे वो जो भी अपनी मुद्रा प्रकाशित करते थे उसमें शक संवत का क्या करते थे? उपयोग करते थे। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा शक भारत में रहने वाली एक जनजाति नहीं थी, बल्कि मध्य एशिया में रहने वाली एक जनजाति थी। तो देखो, बात करते हैं हूण वंश की। तो जैसे हमने शकों की बात की थी उसी प्रकार से हम बात करेंगे किसकी? हूणों की। तो मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। तो मध्य एशिया से ये जाति कहाँ पर आती थी? भारत में आती थी और आक्रमण करती थी, लूटती थी। भारी संख्या में ये आते थे, तो एक प्रकार से तबाही का जो माहौल था वो बन जाता था। किसमें? भारत में। तो भारत पर इनका पहला जो आक्रमण माना जाता है वो कब से माना जाता है? स्कंदगुप्त। तो गुप्त वंश के एक शासक हुए थे स्कंदगुप्त। उनके समय में सबसे ज़्यादा कौन से आक्रमण हुए? हूण जो जनजाति थी उनके सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके समय हुए? स्कंदगुप्त के समय। और लगभग माना जाता है कि 458 ईस्वी में ऐसा हुआ, हूणों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ। लेकिन अंतिम रूप से क्या हुआ कि ये जो हूण थे वो किससे पराजित हो गए? स्कंदगुप्त से पराजित हो गए। अब देखो, आगे शासक आते हैं हूण वंश में तोरमाण। इन्होंने क्या किया? गुप्त साम्राज्य को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो इन्होंने गुप्त साम्राज्य का पतन किया, उसको नष्ट करके पंजाब वाला क्षेत्र है, राजपूताना तो वर्तमान राजस्थान वाला क्षेत्र है, सिंध क्षेत्र सिंधु नदी वाला क्षेत्र है, और मालवा मध्य प्रदेश वाला जो क्षेत्र है उस पर क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के बाद में इन्होंने एक उपाधि धारण की, महाराजा धीराज। तो तोरमाण जो थे वो हूण वंश के शासक हुए और उन्होंने क्या किया?
गुप्त साम्राज्य को तो नष्ट कर दिया और पंजाब वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में, सिंधु वाले क्षेत्र में और वर्तमान जो मालवा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है उस क्षेत्र पर अपना अधिकार करके हुण वंश की स्थापना करके और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो तोरमान के बाद में आते हैं कौन? महिर कुल। तो तोरमान के बाद में आते हैं महिर कुल। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, किसे बनाई? सियालकोट को। तो एक तो उन्होंने अपनी राजधानी बनाई सियालकोट को, ठीक है। बौद्ध भिक्षुओं को वो पसंद नहीं करते थे, इसलिए बौद्ध जो मठ थे और स्तूप जो थे उनको इन्होंने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। साथ में क्या हुआ कि मालवा के जो शासक थे यशोधर्मा, तो मध्य प्रदेश में जो मालवा क्षेत्र है वहाँ के शासक थे यशोधर्मा, उससे पराजित हो गए कौन? महिर कुल। और पराजित होने के बाद में इन्होंने क्या किया? इस क्षेत्र को तो छोड़ दिया, ठीक है, और कश्मीर चले गए और वहीं पर अपने साम्राज्य की क्या की? इन्होंने स्थापना की। तो इस प्रकार से हमने कौन सा वंश पढ़ा? हुण वंश पढ़ा। आगे हम पढ़ेंगे कुषाण वंश। कुषाण वंश की बात करें तो देखो इनके कुछ उपनाम हैं, इनको अलग नाम से जानते हैं, जैसे यूची। तो यूची के नाम से किस वंश के शासकों को जाना जाता है? तो कुषाण वंश के शासकों को जाना जाता है। तो यूची के नाम से इन्हें जाना जाता है और साथ में तोचेरियन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो कुषाण वंश के अन्य जो नाम थे उनमें यूची और तोचेरियन का भी नाम आता है। अब कुषाण वंश की स्थापना किसने की? तो देखो इनका संस्थापक माना जाता है किसे? कुजुल कड़फिसस प्रथम। हमने बात की थी किसकी? एक तो हुण वंश, तो हुणों की बात की थी, ठीक है। तो उसी प्रकार से कुषाण जो थे वो भी मध्य एशिया से कहाँ पर आए थे? भारत में आए थे। तो कुषाण वंश की भारत में स्थापना करने वाले कौन थे? संस्थापक आते हैं कुजुल कड़फिसस प्रथम। तो कुजुल कड़फिसस प्रथम के माध्यम से कुषाण वंश की स्थापना किसमें हुई? अपने भारत वाले क्षेत्र में हुई। अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पर्सिया, ईरान जिसको बोलते हैं, पर इन्होंने क्या कर लिया? अपना अधिकार कार्य लिया। तो मध्य एशिया से आए, अफगानिस्तान, काबुल आ गए, कंधार आ गए और पर्सिया या ईरान पर इन्होंने क्या कर लिया? अपना अधिकार कार्य लिया। वैदिक धर्म को मानने वाले थे। कुजुल कड़फिसस प्रथम के बाद में अगले शासक आए जिनका नाम था विम कड़फिस द्वितीय। ये शैव धर्म के अनुयायी थे, भगवान शिव को मानने वाले थे। अब भगवान शिव को मानने वाले थे तो इनकी मुद्राओं में जो भी हमें आकृतियां दिखाई देंगी वो भगवान शिव के जो भी प्रतीक होंगे वो आकृतियां दिखाई देंगी। मुद्रा की बात करें तो त्रिभुज, इनकी मुद्राओं में देखो संकेत मिलते हैं हमें त्रिभुज के। त्रिशूलधारी, भगवान शिव भी देखो त्रिशूल का धारण करने वाले हैं ना। व्याघ्र चर्मा ग्राही, तो व्याघ्र शेर की जो चर्म है, खाल है, ठीक है, उस पर भगवान शिव बैठते हैं। तो इनके जो मुद्रा है उस पर व्याघ्र चर्मा ग्राही लिखा हुआ है, ठीक है। भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के किसने चलाई? विम कड़फिस द्वितीय ने। तो भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के किसने चलाए थे? विम कड़फिस द्वितीय ने। इनके बाद में कुषाण वंश के एक शासक हुए जिसका नाम था कनिष्क। तो कनिष्क जो थे उनकी हम बात करें तो देखो कनिष्क के समय में क्या हुआ? तो कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पार्श्व, तो कश्मीर प्रदेश है उसमें स्थान आता है कुंडल वन, उस क्षेत्र में क्या हुआ? आचार्य पार्श्व की अध्यक्षता में, तो इनको अध्यक्ष बनाया गया। किसको? पार्श्व को। कश्मीर के कुंडल वन में एक समिति का आयोजन हुआ जो चौथी बौद्ध संगीति थी कि बुद्ध धर्म को लेकर के इनका सम्मेलन हुआ करता था। चौथा जो सम्मेलन हुआ किसके समय हुआ? कनिष्क के समय हुआ। कहाँ पर हुआ? कश्मीर के कुंडल वन में। और ये जो सम्मेलन हुआ या ये जो संगीति हुई उसकी अध्यक्षता का कार्यभार किसे सौंपा गया? आचार्य पार्श्व को। दूसरी हम इसमें बात कर लें तो देखो
इनकी प्रथम जो राजधानी थी वो थी पेशावर या पुरुषपुर। कनिष्क ने अपनी दूसरी राजधानी बनाई मथुरा। ठीक है, तो एक तो राजधानी थी कुषाण वंश की, कौन थी? पेशावर, और दूसरी राजधानी कौन सी हो गई? मथुरा हो गई। शक संवत की बात करें तो देखो 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा संचालित, तो इन्होंने एक संवत की स्थापना की जिसे शक संवत कहा गया, और ये कब चलाया गया? 78 ईस्वी में। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि शक संवत कब और किसने चलाया? तो कनिष्क ने चलाया। कब चलाया? 78 ईस्वी। ईसा पूर्व नहीं, यहाँ पर कौन सा है? ईस्वी है। तो 78 ईस्वी में कनिष्क के माध्यम से कौन सा संवत चलाया गया? शक संवत। इसके बाद में इन्होंने अपने नाम के ऊपर एक नगर बसाया जिसका नाम है कनिष्कपुर। तो कनिष्कपुर, कनिष्क के नाम पर बसाया गया नगर कनिष्कपुर। मथुरा से मिली प्रतिमा, तो मथुरा से हमें एक प्रतिमा मिली। उसमें क्या मिला कि कनिष्क जो है, ठीक है, वो घुटने तक चोगा पहना हुआ है और भारी बूट, बूट बोलते हैं जूते को, पहने हुए दिखाई दिया है। कहने का मतलब ये है कि मथुरा से हमें एक प्रतिमा मिली, एक मूर्ति मिली है जिसमें ये दिखाई देता है कि कनिष्क जो है उसने घुटने तक चोगा पहना हुआ है और भारी जूते पहने हुए। अब इनके समय में देखो चिकित्सक थे कौन? चरक। गणितज्ञ कौन थे? नागार्जुन। और बौद्ध विचारक कौन थे? पार्श, वसुमित्र और अश्वघोष। तो चिकित्सक थे चरक, गणितज्ञ थे नागार्जुन और बौद्ध विचारक कौन थे? पार्श्व, वसुमित्र और अश्वघोष। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय एवं प्रचार प्रसार किसके समय हुआ? कनिष्क के समय हुआ। वापस से हम बात करें तो पहले बिंदु की हमने बात की थी, कश्मीर में एक समिति, एक संगीति का आयोजन हुआ था जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी और उसकी अध्यक्षता आचार्य पार्श्व ने की थी। इस समिति में क्या हुआ? इस समिति में जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया, एक हीनयान, दूसरा महायान। तो ये देखो महायान जो शाखा है, ठीक है, इस महायान शाखा को कनिष्क के समय में इसका प्रचार प्रसार क्या हुआ? ज्यादा हुआ। और इसकी स्थापना भी किसके समय हुई? कनिष्क के समय हुई। तो इस प्रकार से हमने अपना पहला जो चैप्टर है स्वर्णिम भारत, उसको आसानी से बड़े अच्छे तरीके से पढ़ने का प्रयास किया है। Please subscribe YouTube channel, share and like it.